नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। देखिए, ईसोफेजाइटिस का मतलब होता है कि किसी भी कारण से ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो तो उसको ईसोफेजाइटिस कहते हैं। ईसोफेजाइटिस का सबसे कॉमन कारण रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस है, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें स्टमक का एसिड फूड पाइप में आता है और उसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, और अगर ये छाती में रिफ्लक्स की सिम्टम्स काफ़ी लंबी चल रही हो तो इसके जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर और ये चीज़ें हो सकती हैं। जीआरडी के बारे में मेरे अन्य 2-3 वीडियो हैं जिसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। और इसके अलावा ईसोफेजाइटिस के कारण इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा फंगस का इन्फेक्शन, सीएमवी इन्फेक्शन, किसी दवा या गोली का अंदर फंस जाना, इसको पिल इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस कहते हैं। कभी कोरोसिव किसी ने गलती से एसिड पी लिया, या ऐसे टॉयलेट क्लीनर लोग एक्सीडेंटली या सुइसाइडल इंटेंट से पी जाते हैं, उसको कोरोसिव ईसोफेजाइटिस कहते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें बॉडी के एलर्जी को मीडिएट करने वाले सेल्स, इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसीज में एक प्रकार के सेल्स होते हैं जो शरीर में एलर्जी को मीडिएट करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर एलर्जी की टेंडेंसी हो तो कई बार ये एलर्जिक सेल्स जो होते हैं, कई लोगों को जैसे आपने देखा होगा स्किन पे अर्टिकेरिया होता है, यानी कि कई बार दाने निकलते हैं और उसमें खुजली होती है और वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोग एलर्जी और एटोपी ये कंडीशंस होती हैं जिसके लिए प्रीडिस्पोज होते हैं। एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये एलर्जिक कंडीशंस हैं। तो ऐसी बीमारियों में कई बार जब इओसिनोफिल्स ब्लड में बढ़े हुए हों, ये इओसिनोफिल्स इंटेस्टाइन की लेयर में घुस जाते हैं और उसमें सिम्टम्स पैदा करते हैं। तो ये एलर्जी के सेल्स हैं, ये कहीं भी घुस सकते हैं, फूड पाइप में घुस सकते हैं, स्टमक में घुस सकते हैं, छोटी आंत में घुस सकते हैं। तो में आज हम सिर्फ इओसिनोफिलिक जब ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो होता है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना एक तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट है, खाने में भी किसी न किसी प्रकार का प्रोटीन होता है। तो कई बार बॉडी उससे रिएक्ट करती है। जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है वो एक तरह का, कुछ लोगों में जिसमें ये प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिनमें ये पहले से समस्या होती है कि वो किसी भी चीज़ के लिए एक जो सामान्य से ज़्यादा एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ये इओसिनोफिल्स आकर के फूड पाइप की अंदर की लेयर में, मसल्स में घुस जाते हैं। और ऐसे लोगों को जो सिम्टम क्या होता है, ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। सिम्टम होता है कि हम खाना, ये ऐसे लोग खा रहे होते हैं और खाते खाते एकाएक खाना धंस जाता है, क्योंकि मसल्स में एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है। पानी पीते हैं, खाना अंदर चला जाता है। देखिए, डिस्फेजिया यानी कि खाने में जब हम निगल रहे हो खाने को और खाना अटकने लगे तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। डिस्फेजिया के विषय में मेरा अन्य एक वीडियो है जिसमें फूड पाइप का कैंसर, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जो मैंने पहले बताया, उसमें स्ट्रक्चर, ये 2 सबसे मुख्य कारण होते हैं। तो ऐसे लोगों में तुरंत ही एक एंडोस्कोपी करना ज़रूरी होता है। और जब भी हम एंडोस्कोपी करें और कोई रुकावट नहीं दिख रही और खाना रुक रहा हो, तो इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। एक्लेजिया एक दूसरी बीमारी है जिसमें एंडोस्कोपी पूरी तरह से नॉर्मल होगी और खाना अटकता होगा, तो उसकी एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। एक्लेजिया के बारे में भी मेरा एक अन्य वीडियो है। तो इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस में फूड पाइप के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल, इसमें रिंग्स दिखते हैं। और ये फूड पाइप जो होता है वो विंड पाइप की तरह, ट्रेकियलाइजेशन ऑफ ईसोफेगस इसको कहते हैं। और इसमें कई लोगों को स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कुछ लोगों को लॉन्गिट्यूडनल फरोज, अल्सर हो सकते हैं, और ये फूड पाइप के मिड पोर्शन में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों में हम फूड पाइप से ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग से बायोप्सी लेते हैं और इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि यदि उसमें हमें 15 से ज़्यादा इओसिनोफिल, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, हर हाई पावर फील्ड में दिख रहे हों, तो हम इसको इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस कहते हैं। तो इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस, जो लोग एलर्जी और एटोपी के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, इनमें इओसिनोफिल काउंट या आईजीई लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फूड पाइप के सिम्टम्स बर्निंग, चेस्ट पेन, या सबसे कैरेक्टरिस्टिक खाना निगलते समय एकाएक लगे कि खाना रुक जाए। ऐसे लोगों में एंडोस्कोपी करने पर एंडोस्कोपी नॉर्मल भी हो सकती है, या जो मैंने फाइंडिंग्स जिक्र किया वो भी हो सकती हैं, और उससे बायोप्सी लें तो उसमें हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार जब इओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस प्रूव करते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, कई बार सिंपल प्रोटोन पंप इनहिबिटर से ट्रीट
किए जा सकते हैं ये लोग, जो एसिड रिफ्लक्स की भी दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा एलिमिनेशन डाइट, जो मैंने पहले बताया कि कुछ लोग खाने की कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, जिसमें हम 4 फूड एलिमिनेशन डाइट, 6 फूड एलिमिनेशन डाइट, जिसमें सबसे कॉमन मिल्क प्रोटीन, एग, पीनट्स, सोया, ये कॉमन एलर्जेंस होते हैं जिससे लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन इनमें ज़्यादा होता है। और अगर ये चीज़ें नहीं काम कर रही हों तो हम इसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी देखा होगा किसी भी एलर्जी की बीमारी में, अस्थमा में, स्किन के एलर्जीज में शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड देते हैं। इसमें हम इनहेल्ड स्टेरॉइड, जो कि हम अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। ब्यूडेसोनाइड नामक दवा एक स्लरी में आती है, उससे भी फ़ायदा होता है। उससे लॉन्ग टर्म में हमारे लिए जो फ़ायदा ये है आपके लिए कि इसको इस्तेमाल करने से स्टेरॉइड की जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटीज़ होती है वो नहीं होती हैं। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा ना हो, स्पेसिफिक टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और जिन लोगों को स्ट्रक्चर और फूड पाइप में कई बार संकरापन रास्ते में इतना बन जाता है कि डायलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो ये इसमें हमारे लिए ट्रीटमेंट के विकल्प हैं। तो इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस एक बहुत स्पेसिफिक बीमारी है, जिससे बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, और इसके लिए बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन चाहिए। कई बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को मिस करते हैं, और जब फूड पाइप से बायोप्सी लेना भी एक टेक्निकली चैलेंजिंग इशू होता है, तो इस चीज़ के लिए जब भी हो, बायोप्सी से कई बार लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है, बट अगर कैंसर होगा तो वो दिखेगा, और अगर नहीं है तो भी हम इसमें फूड बिना बायोप्सी के इसकी डायग्नोसिस नहीं हो सकती है। तो आपको इस विषय को समझना चाहिए, और कोई भी आपके मित्र परिवारगण या आपको कभी ऐसी समस्या हो तो इसके बारे में डिस्कस करें, ताकि इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो सके और इसका आपको ट्रीटमेंट से इससे छुटकारा मिल सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।